जज साहब एक लड़के को फांसी की सजा सुनाता है और उसके 3 दिन के बाद उसे फांसी पर लटकाया जाना था। जेल में मौजूद जेलर उससे कहता है कि तुम्हें तो अब फांसी हो ही जाएगी, लेकिन बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ है। यह सुनकर पहले तो लड़का गमगीन रहता है, फिर लड़का पूछता है क्या सच में आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। इस पर जेलर कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, सबकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। जेलर पूछते हैं कि अच्छा चलो बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा आखिर है क्या। इसके बाद वो लड़का जेलर से जो कहता है उसे सुनकर जेलर के होश उड़ जाते हैं। जेलर को कतई यह अंदाजा नहीं था कि यह लड़का जिसको फांसी होने वाली है वह ऐसी भी मांग कर सकता है जिसे पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव था। दरअसल वो लड़का जिसको फांसी होने वाली थी वो जेलर से कहता है मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं। हालांकि जेलर उसकी मांग सुनकर अचंभित रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी पत्नी के पास एक संदेश भिजवाते हैं कि तुम्हारे पति जिनको चंद दिन ही बाद फांसी होने वाली है वह फांसी से पहले तुम्हारे साथ जेल में एक रात बिताना चाहता है। यह संदेश सुनकर उनकी पत्नी हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब वह क्या करे। आदाब, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस एवं सच्ची कहानी हिंदी 2.0। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला से। यह कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम प्रमोद होता है जबकि दूसरे का नाम सुबोध होता है। यह दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, घूमना फिरना करते हुए एक साथ बड़े होते हैं। तो सुबोध का शादी उनके घर वाले एक अच्छी लड़की देखकर करवा देते हैं। 2-4 साल सुबोध अपनी पत्नी संग बिताते हैं। पैसा की तंगी होता है तो सुबोध अपने बचपन का दोस्त प्रमोद के साथ एक शहर में चले जाते हैं और वहां दोनों एक साथ नौकरी करने लग जाता है। नौकरी करने के दौरान उन दोनों की दोस्ती जो है वह पहले की तरह बेमिसाल थी। दोनों एक साथ ही काम करते थे, साथ ही खाते पीते थे और साथ ही एक ही जगह पर रहते थे। कुछ वक्त बीतता है और इसी दौरान उनके कंपनी में काम करने वाली एक लड़की सुबोध से प्यार करने लगती है। इसके बाद प्रमोद अपने दोस्त सुबोध से कहता है कि इस लड़की से मेरी भी दोस्ती करवा दो। इस पर सुबोध प्रमोद से कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। प्रमोद समझ जाता है कि सुबोध उसे टाल रहा है। वह फिर उससे वही बात दोहराता है, लेकिन फिर से सुबोध अपने दोस्त प्रमोद को मना कर देता है। दोस्तों, एक बात तो आप सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड का बंटवारा नहीं करता है और ना ही करना चाहेगा। सुबोध कहता प्रमोद से यार यह तो मेरी दोस्ती है, तुम उसके साथ ऐसी भावना रखते हो। यहां से प्रमोद और सुबोध के बीच झगड़ा हो जाता है और इधर वह लड़की सुबोध से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। यह सुनकर प्रमोद को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन वह लड़की सुबोध के रूम पर आती है, लेकिन सुबोध वहां नहीं होता है। इत्तेफाक से वहां प्रमोद मौजूद होता है। वह उस लड़की से जबरदस्ती करता है और उसे मारकर सुबोध के बेड पर छोड़कर फरार हो जाता है। इधर सुबोध अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद बाजार से सब्जी लेकर जब थका हारा अपने रूम पहुंचता है तो देखता है कि उसके बेड पर उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी पड़ी होती है। यह देख करके वह हैरान हो जाता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सुबह दरवाजा खुलता है और सामने से अचानक पुलिस को देखकर घबरा जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन सुबोध को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस सुबोध को गिरफ्तार करने के बाद उसे थाना लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ करती है। सुबोध पुलिस को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यह हत्या किसने की।
इसलिए वह खामोश रहता है। उधर पुलिस सुबोध की खामोशी को ही इसका इकरार समझ लेती है, क्योंकि उसे लड़की की लाश सुबोध के कमरे से ही मिली थी और उसी के बेड पर मिली थी। इस वजह से पुलिस यह मान लेती है कि हो ना हो सुबोध ने ही उस लड़की की हत्या की है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में सुबोध के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर कुछ दिन के बाद लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें साबित होता है कि पहले तो उसके साथ बलात्कार किया गया था और फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। इसके बाद यह साफ हो जाता है कि अब दोषी को फांसी से कोई भी बचा नहीं सकता है। सुबोध का अब परमानेंट ठिकाना जेल बन जाती है, जहां पर वह बंदी बनकर रहता है। इस दौरान उससे बहुत सारे लोग मिलने जुलने के लिए भी आते हैं, लेकिन सुबोध को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति समझ नहीं आता है जिससे वह अपनी बेगुनाही को बता सके और यह बता सके कि मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की है और ना ही उसके साथ कोई गंदा काम किया था। सुबोध जेल में अपने दिन बिता रहा था। उधर कोर्ट में लगातार उसके मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान एक दिन जज ने उसे फांसी की सजा दे दी। इसके बाद जेलर सुबह से आकर कहता है कि 3 दिन के बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी, बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? क्योंकि मरने वाले हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा यहाँ पर पूरी की जाती है, उनसे पूछा जाता है और उसे पूरा करने का भी प्रयास किया जाता है। जेलर सुबोध से कहता है, बताओ सुबोध, तुम्हें अगर खाने पीने में कुछ पसंद हो तो मैं तुम्हारे लिए सारी चीज मंगवा दूंगा, या तुम कुछ पढ़ना लिखना चाहते हो तो कोई किताब पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूं। तुम्हें किसी से मिलना है या किसी को कोई संदेश देना है तो मैं भी वह काम कर दूं। बताओ सुबोध, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? इस पर सुबोध कहता है कि जेलर साहब, क्या सच में आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं? इस पर जेलर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, बताओ अंतिम इच्छा क्या है, जरूर पूरा करूंगा। इस पर सुबोध कहता है, जेलर साहब, मैं मरने से पहले अपनी बीवी के साथ जेल में एक रात बिताना चाहता हूं। सुबोध बात को दोहराता हुआ कहता है कि मैं मरने से पहले इसी जेल में अपनी पत्नी के साथ एक रात रहना चाहता हूं, इसलिए जेलर साहब मेरी पत्नी को बुला दीजिए। जेलर सुबोध की बात सुनकर अचंभित हो जाता है और सोचता है कि मेरे 20 साल के सर्विस के दौरान आज तक ऐसी इच्छा या ऐसी मांग किसी ने नहीं किया है। जेलर मन ही मन कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर इसकी अंतिम इच्छा यही है तो मैं इसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद जेलर सुबोध की पत्नी के पास संदेश भिजवाता है और बेइज्जत उसे जेल में बुलवाते हैं। सुबोध की पत्नी के पास संदेश ले जाने वाला व्यक्ति बताता कि तुम्हारा पति जिसको फांसी होने वाली है, उसकी अंतिम इच्छा कि वह एक रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है। यह सुनकर उसकी पत्नी भी तड़प उठती है। इसके बाद सुबोध की पत्नी सीधा जेल पहुंचती है। उधर जेल में तैनात जेल कर्मी सुबोध को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी जेल में आ चुकी है। इसके बाद जेलर सुबोध के आसपास की बैराक को खाली करवाते हैं और सुबोध की पत्नी को उसी बैराक में भेज देते हैं जहां पर सुबोध बंद था। इधर जेलर ने पहले से ही बड़ी चालाकी से सुबोध की बैराक में एक वॉइस रिकॉर्डर लगवा दिया, साथ ही गेट पर 2 लोगों को भी तैनात कर दिया। उस वॉइस रिकॉर्डर का कनेक्शन जेलर ने सीधा अपने ऑफिस में करवाया था। जेलर यह जानना चाहते थे कि मैं भी देखूं आखिर मौत के करीब खड़ा एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जेल में बुलाकर उससे कौन सी बातें करना चाह रहा है। इसके बाद जब पत्नी अंदर जाती है तो सुबोध को देखते ही रोने लगती है। उधर सुबोध भी अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है।
सुबोध कहता है कि यह सब ना जाने कैसे हो गया, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है जिसे मैं भुगत रहा हूँ। सुबोध की पत्नी एक नेक दिल महिला थी। वह उसे दिलासा देती है कि शायद हमारी किस्मत में यही था, तुम परेशान मत हो। इसके बाद सुबोध की पत्नी उससे पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या ही क्यों? क्या तुमने उस लड़की के साथ बलात्कार किया? तुमने उस लड़की की हत्या की? तुम तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे ना। तुमने ऐसा क्या ही क्यों जिसकी वजह से तुम्हें अब फांसी होने वाली? तुमने आखिर ऐसा क्या ही क्यों? सुबोध अपनी पत्नी की बातों को सुनता है। फिर अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है। उधर जेलर चुपके से उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। सुबोध रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, ना ही मैंने अपनी दोस्त की हत्या की है और ना ही उसके साथ कोई घिनौना हरकत की है। यह सब हरकत प्रमोद की करी धरी है। इसके बाद वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता कि यह लड़की हमारी कंपनी में काम करती थी। यह जब अपने घर से खाना लेकर आती थी, कभी कभी हम लोग आपस में मिल बांट कर टिफिन अदला बदली कर खान पान कर लेते थे। बस इसी बात की दोस्ती थी और कोई गलत वजह नहीं थी। दोस्ती की सुबोध आगे की कहानी बताते हुए कहता कि उसके बाद एक दिन लड़की सुबोध से कहती है कि सुबोध मैं तुम्हारे रूम पर चलूँगी, चाय नाश्ता करेंगे, वहाँ पर खाना भी खाएंगे। सुबोध कहता है कि जिस वक्त उस लड़की ने रूम पर आने के लिए कहा था, ठीक उसी वक्त मैं बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गया हुआ था और इत्तेफाक से प्रमोद रूम पर पहुंच जाता है। सुबोध कहता कि मुझे नहीं पता कि उस लड़की के साथ प्रमोद ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब मैं रूम पर आता हूं तो वहां पर प्रमोद नहीं होता है, बल्कि वह लड़की मेरे बेड पर मरी पड़ी होती है और उसके साथ जो भी घटना हुई है प्रमोद ने ही की होगी और उसने ही पुलिस को फोन करके हत्या की जानकारी भी दिया था। इत्तेफाक से मैं उसी वक्त कमरे में अंदर दाखिल होता हूं और मेरे पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच जाती है और मुझे ही हत्यारा समझकर गिरफ्तार कर लेती है। सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें जेल में इसलिए बुलाया हूं ताकि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता सकूं कि मैं हत्यारा या बलात्कारी नहीं हूं। मैं दुनिया की निगाहों में जो भी कुछ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे नजरों में बुरा बन के मरना नहीं चाहता हूं। सुबोध रोते हुए कहता है कि अब जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा, लेकिन मेरा दिल आज हल्का हो गया तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर। सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जरा भी परेशान मत होना, मेरे दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से करना। अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे देश के कानून को अंधा इसलिए कहा गया है और यह सच भी है। मेरे मामले में कानून बिल्कुल अंधा बन के काम कर रहा है। जिस अपराध की सजा मैं भुगत रहा हूं और आगे जो सजा भुगतने जा रहा हूं वह अपराध तो मैंने किया ही नहीं है। कहाँ जाऊं, किसके सामने जाकर के गीता पर हाथ रख के कसम खाऊं कि मैंने ऐसा कोई भी घटिया काम नहीं किया है और ना ही किसी की हत्या नहीं की है। मैं किसको अपनी सच्चाई बताऊं, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। इतना कहती वह फुट फुट कर रोने लगता है। उसकी बातों को सुनकर गेट पर खड़े पहरेदार भी रोने लगते हैं कि बेगुनाह को अब फांसी हो जाएगी। उधर अपने ऑफिस में बैठकर जेलर उन दोनों की बातों को सुन रहे होते हैं। वहां पर कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद होते हैं जो जेलर के साथ बैठे रहते हैं। वहां भी सुबोध की बातों को सुनकर रोने लगते। इसके बाद सारी रात बैठ कर के सुबोध और उसकी पत्नी रोते हुए, कभी सुबोध की पत्नी उसको दिलासा देती है तो कभी सुबोध अपनी पत्नी को दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करने की बात कहता है और कहता है कि मुझे फांसी होने के बाद मेरे बच्चों का सहारा तुम ही हो। बात करते करते दोनों पति पत्नी को सुबह हो जाती है, लेकिन दोनों की बात खत्म नहीं होती है। इसके बाद जेलर का
समूचा स्टाफ बैठकर के मंथन करने लगता है कि यह तो एक निर्दोष व्यक्ति है और गलत तरीके से हत्या और बलात्कार के इल्जाम में फंस चुका है। अब इसको फांसी होने वाली है। जेलर वहां बैठे लोगों से कहता है कि सुबोध को बचाना होगा, वरना सुबोध की मौत नहीं बल्कि इंसानियत की मौत होगी। सुबोध की फांसी नहीं बल्कि इंसानियत की फांसी हो जाएगी। इधर सुबोध की पत्नी उसको कहता है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वह भी वक्त आता है जब मिलाप का वक्त खत्म हो जाता है और सुबोध की पत्नी सुबोध को छोड़कर जाने लगती है। इसके बाद सुबोध और उसकी पत्नी दोनों दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। पत्नी जैसी गेट पर पहुंचती हुआ वहां से फिर मुड़कर दौड़कर आती है और सुबोध का पैर पकड़कर रोने लगती है। उसी समय जेलर अपने आंसुओं को पोंछकर वहां पहुंचे। सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि इस वीडियो को वायरल किया जाए, क्योंकि उसकी फांसी अगले दिन ही होने वाली थी। इसके बाद सुबोध की पत्नी अपने घर चली जाती हैं। इसके बाद एक दिन का समय होता है, यह लोग मंथन करते हैं, ऑडियो वायरल होता है। वह ऑडियो जज साहब के पास भी पहुंचता है। फिर उसे सुनने के बाद सुबोध को निर्दोष करार दिया जाता है। जज साहब असली अपराधी को पकड़ने का आदेश पुलिस को देते हैं। जेलर कहते हैं कि गलती तो दूसरे लड़के ने की, इसलिए उसे तलाश कर पकड़ करके अदालत में पेश किया जाता है। इसके बाद प्रमोद को फांसी की सजा हो जाती है और सुबोध को बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह सूचना जैसी ही सुबोध की पत्नी को पहुंचती है, वह खुशी से झूम उठती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बड़े लोगों ने सच ही कहा है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपका भी बुरा नहीं होगा। आज की दर्दनाक कहानी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी लेकर जल्द। जय हिंद।